नमस्ते स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम यहाँ पे मैथ्स के लास्ट चैप्टर पे आ रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। जनरली दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। क्यों? लॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है उस हिसाब से। एंड आई लाइक दो स्टूडेंट्स क्योंकि वहाँ पे दिमाग यूज़ करना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना होता। दूसरे स्टूडेंट्स क्या होता है जिनको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। द रीज़न बीइंग इज प्रोबेबिलिटी आता है नाइन्थ में बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर होता है और एक या दो एक्सरसाइज होती है तो बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करके आएंगे। बट जिनको मैथ्स लेना हो आफ्टर 10th उसको 11th में भी प्रोबेबिलिटी आएगा और 12th में भी आएगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अभी पढ़ाई कर लीजिए ताकि 11th-12th में आपको वो श्योर हो। और जनरली 6-7 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आता है 12th में, आउट ऑफ 80 मार्क्स का भी पेपर है तो तब आपका प्रोबेबिलिटी और क्लियर हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, और जिनको नहीं समझ में आया उनको भी अभी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा तो होप सो उनको भी प्रोबेबिलिटी पसंद आना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ये वर्ड ही जिसको हम हिंदी में संभावना बोलते हैं और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो चांस। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये जून का महीना चल रहा है तो बारिश की सीज़न है तो हम बोलते हैं ना देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आज रेन हो, देयर आर चांस कि आज रेन हो। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है और देयर इज़ 100% प्रोबेबिलिटी कि इंडिया जीतेगी, देयर इज़ 0% प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तान जीतेगी। ये सारे जो चांस होते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में हम बताते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे 50-50 चांसेस हैं। बहुत सारे पता है हम तो जब छोटे थे तब खेलते थे तो एक लकी कॉइन होता था, भाई ये हमेशा हेड ही गिरता है। तो इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं होता कि भाई हेड रखा और हेड ही गिरा, ऐसे नहीं। अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो कुछ भी गिरेगा, इट कैन बी हेड, इट कैन बी टेल। तो ये जो सारी प्रोबेबिलिटी की चीज़ें हैं हम यहाँ पे थोड़ा 9th के कंपेरिजन में थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्लियर हो गया बेटा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है और वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। हम इवेंट ई को, जैसे ई इज माई एनी इवेंट, तो P ऑफ E का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर्मूला लिख लो, फिर डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। ओके, अपनी भाषा में और ये अपनी भाषा है। P ऑफ E क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिसको मैं मेरी भाषा में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलता हूं फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ये याद रखने में काफी सिंपल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या कि मान लो अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो, अगर मैं बोलूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो फेवरेबल आउटकम मतलब हेड कितनी बार आ सकता है कॉइन टॉस करने में? एक ही बार, सो 1। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब कभी भी आप कॉइन टॉस करोगे तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 2, या तो हेड या तो टेल, तो वो टोटल पॉसिबल आउटकम। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करें बेटा, फिर लिख लिया? एग्जाम्पल 1 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल 1 देखो तो?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। अब देखो जिस तरह से और जिस मेथड से मैं लिख रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी मेथड से आप लिखिए, ताकि एग्जाम में आप वही मेथड लिखोगे तो आपका एक भी मार्क कट ना हो। ठीक है, तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। गेटिंग अहेड मतलब इवेंट, सबसे पहले इवेंट का नाम देने का, इवेंट ए क्या, गेटिंग अहेड। ठीक है, सो P ऑफ A का फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दूसरी बात चेक करो बेटा, गेटिंग अहेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक ही बार कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, सो चेक करो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, जब आप एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2। क्यों, या तो हेड या तो टेल। वैसा ही उन्होंने दूसरा पूछा है बी क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड, देखो क्या लिखा हो, गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो क्या लिखेंगे, बी गेटिंग अ टेल व्हेन coin is tossed once। so P of B क्या आएगा उसका फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स एक ही है और टोटल आउटकम है 2। क्लियर हो गया। ऐसा ही एग्जाम्पल 2 है, देखो तो आपके सामने एग्जाम्पल 2 क्या दिया, एग्जाम्पल 2, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। टोटल बॉल्स बैग में कितने हैं, एक बैग है, उसके अंदर एक येलो बॉल, एक ब्लू बॉल और एक रेड बॉल है। हमें क्या फाइंड करना है, आगे लिखा हुआ है देखो, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, मतलब बैग के अंदर है तो एक बड़ा बॉल एक छोटा बॉल, ऐसा नहीं, सब सेम साइज के। सो अगर आप सिर्फ बैग में हाथ डालोगे तो आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये येलो बॉल होगा या रेड बॉल होगा, सब सेम साइज के हैं। ठीक है, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बैग में हाथ डाला और एक बॉल बाहर निकाला विदाउट लुकिंग इनटू इट, ऐसे देख के नहीं। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट येलो बॉल। तो सबसे पहले इवेंट ए का नाम देंगे, इवेंट ए, कृतिका टेक्स आउट येलो बॉल। सो P ऑफ A कितना होगा, देखो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम मैंने पहली बार लिखवाया, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा बॉल, येलो बॉल, तो आपको पता है येलो बॉल कितना है, एक, देखो लिखा हुआ एक येलो बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक रेड बॉल है। सो फेवरेबल आउटकम तो 1 और टोटल बॉल्स कितने हैं, 3, सिंपल सी बात। दूसरा इवेंट बी, कृतिका टेक आउट, कृतिका टेक्स आउट कौन सा बॉल, रेड बॉल। सो P ऑफ B, रेड बॉल कितने बैग के अंदर, 1, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 3, तो 1/3। और नेक्स्ट C, कृतिका टेक्स आउट ब्लू बॉल। अब चेक करो बैग के अंदर ब्लू बॉल कितने हैं, 1 और 3। अब बोलोगे सर ये तो 3 सेम, ऐसा नहीं है, एक बार रेड बॉल देके दूसरा केस है, दूसरा केस मतलब हमें ऐसे नहीं समझना है कि रेड बॉल निकल चुका है, सॉरी येलो बॉल निकल चुका है, अंदर उतने ही बॉल है। मान लो अब येलो बॉल की जगह मैं उसको बोलूं रेड बॉल निकालो, तो अंदर तो 3 ही बॉल रहेंगे, उसमें से एक रेड निकलेगा। मैं अब बोलूंगा भाई रेड भी नहीं चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो अंदर से ब्लू बॉल और 3 बॉल तो रहेंगे ही ना अंदर, उसमें से मुझे ब्लू बॉल निकालना। क्लियर हो गया। अब इसमें एक नोट देखिए, नोट ये है कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप P ऑफ A प्लस P ऑफ B ऐड करोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 आएगा। दूसरे एग्जांपल में आप P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C 1/3
प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐड करोगे आंसर 1 ही आएगा। सो इससे आपको एक बात पता चलती है, वो पता चलती है, बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली बात है, सम ऑफ probabilities of all the elementary events is 1। एलिमेंट्री इवेंट मतलब बेसिक इवेंट्स। देखो 3 बॉल थे तो 3 बॉल निकाले, 2 ही हेड या टेल तो दोनों का एडिशन मिलके हमेशा क्या होता है 1। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब जो बेसिक इवेंट्स होती है ना, उसकी बात चल रही है। क्लियर हो गया? एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है और आगे भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको काम आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जांपल 3 आपके सामने आ चुका है। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? सबसे पहले तो डाई क्या होती है? सिंस कोरोना के कारण आपको पता सबसे ज़्यादा खेली गई गेम कौन सी है? पबजी नहीं है, लूडो है। घर पे सब लूडो ही खेलते थे और उसमें डाई आता था ना, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे 1 2 3 4 5 6 नंबर। ट्राई करते कि भाई भगवान 6 आ जाए, भगवान 6 आ जाए, भगवान 6 आ जाए, अच्छे से पढ़ाई करूंगा ऐसे, ठीक है? तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा? 6। कौन से? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सपोज वी थ्रो डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो सबसे पहला इवेंट ए नाम देंगे, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ग्रेटर देन 4। अब देखो यहाँ पे ये बात समझनी है, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 को इंक्लूड करेंगे नहीं, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा। तो 4 से बड़े कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा? या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखने का, या तो 5 या तो 6। या तो 5 और 6 मतलब कितने नंबर हैं टोटल? 2। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 2। आप बोलोगे 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डाई की। और डाई पे ज्यादा से ज्यादा कौन सा नंबर आ सकता है? 6। इसलिए फिर 7 8 लिखने का कोई मतलब है नहीं है। सो 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है? 6। और 2/6 को कट करो, 1/3 आया। उसी का सेकंड पार्ट देखो तो क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? अब देखो ये यहाँ पे मजे वाली बात है, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखो सिर्फ लेस देन 4 दिया होता तो 4 से छोटा कौन से? 1 2 3। बट यहाँ पे क्या बोला है? लेस देन और इक्वल टू मतलब 4 को इंक्लूड करेंगे, मतलब कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4। सो हमारा P ऑफ B कितना होगा? जल्दी से बताओ। P ऑफ B, P ऑफ B, P ऑफ B, 4 आउटकम्स होंगे ना, 2 3 4 अपॉन 6। सो कितना हो जाएगा? 2/3। वापिस यहाँ पे चेक करो, देयरफॉर अगेन P ऑफ A प्लस P ऑफ B 1/3 प्लस 2/3, 3/3 1 है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से। किसी भी चीज के जनरली 2 आंसर होते हैं, या तो हाँ या तो ना। मोस्टली केसेस में अगर कोई भी पूछे या तो हाँ या तो ना, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक आंसर तो दूसरा उसका ऑपोजिट आंसर। तो यहां पे हमने जो पहला इवेंट ए फाइंड किया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मान लो वो इवेंट है। तो ये जो दूसरा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, देखो डाइस थ्रो करोगे तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। पहला इवेंट ए है तो ये सब किसके आउटकम्स हैं? बी के, है ना? देखो बी में ऐसे ही है। सो दोनों मिला के, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट, ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट, दोनों मिला के फाइनली आंसर क्या आ रहा है? फाइनली आंसर आ रहा है 1। 6 के 6 इंक्लूड हो जा रहा है। तो अगर हम इसको एक और नाम दे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? A इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ B और B इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री
ऑफ ए। क्यों कॉम्प्लीमेंट? अभी देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी तारीफ नहीं करनी है, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका ऑपोजिट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? जो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हो। अगर मान ले, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, एग्जांपल 1, थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा। पहला हमें क्या फाइंड करना था? गेटिंग अ हेड। दूसरा हमें क्या फाइंड करना था? टेल। अब टेल की जगह मैं बोल दूं नॉट गेटिंग अ हेड, हुआ तो मतलब सेम ही, समझ रहे हो? तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। इसको दैट इज नॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? नॉट। सो कोई भी इवेंट होता है तो उसका ऑपोजिट दोनों मिला के, हमने अभी देखो एक चीज हमने अच्छे से पढ़ ली है, उसका नाम है कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1, बराबर है। अब मैं एक डब्बा बना रहा हूं, देखो ये प्रोबेबिलिटी का डब्बा। अगर ये हमारा इवेंट ए है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। ये इवेंट ए है तो ये भाग क्या होगा? नॉट ए। ये पूरा एरिया ए का है तो ये पूरा एरिया किसका होगा? नॉट ए का एरिया नहीं होगा। सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए मिलके कितना बनाएगा? 1 बनाएगा, ठीक है। ये आप 11th 12th में डिटेल में पढ़ोगे। 11th में वेन डायग्राम आता है, 12th में ऐसे आते हैं, अच्छे से पढ़ोगे। बट अभी यहाँ पे ये समझ में आ गया, एक जगह ए की है तो दूसरी जगह नॉट ए, टोटल जगह तो 1 ही है। P ऑफ नॉट ए को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं P ऑफ ए बार, ठीक है। बहुत सारी जगह पे डैश भी लगाते हैं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद रख लेना। कभी भी नॉट देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, ये नॉट है ना, इसका नॉट मतलब इसका ऑपोजिट है। अगर मैं इसको 1 में से 1/3 माइनस करूं, चेक करो, 1 माइनस 1/3 तो 3 माइनस 1/3, आंसर कितना आया? 2/3, वही आया। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करने का ये दूसरा मेथड है कि भाई आप सीधा उसका फॉर्मूला लगा सकते हो, और ये जनरली फॉर्मूला आपको काम आएगा एमसीक्यूज में। बहुत सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके अलावा 2 चीज हम और पढ़ेंगे। पहली है सर्टेन इवेंट, जिसे कहते हैं कि दोज इवेंट्स whose probability is 1 मतलब समझ रहे हो? श्योर, पक्का है। सर्टेन इवेंट को हम श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल बताओ श्योर इवेंट का? सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, श्योर है। कभी भी देखा है साउथ से राइज हो रहा है, कभी देखा वेस्ट से राइज हो रहा है, उल्टा। हाँ, वो मेटाफोर में हम यूज करते हैं, सरकाज़म में, कि भाई आज सूरज कहाँ से निकला है? पश्चिम में से निकला है, ऐसा हम बोलते हैं। बट रियल में क्या होता है? हमेशा एक ही जगह से निकलता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और दूसरी टाइप की इवेंट है जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या? दोज इवेंट्स whose probability is 0। उसका भी बेस्ट एग्जांपल दे दूं, उसका ऑपोजिट एग्जांपल, सनराइजेस फ्रॉम द वेस्ट। कभी भी वेस्ट से सनराइज हो सकता है? नेवर एवर कभी भी राइज नहीं हो सकता। तो इसलिए वो उसका दूसरा एग्जांपल है। क्लियर हो गया? अभी की बात करें, हाँ देखो, एक सिंपल सी बात समझो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसा मैं आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज बाढ़ आ जाए और पूरा हमारा एरिया, पूरा गुजरात बह जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, बट यू मे नेवर नो, उग भी सकता है। तो आप बोलोगे सर वैसे तो सन भी हमें पता नहीं है, वेस्ट में भी उग सकता है। सो इसलिए वो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो नहीं लिखने के। बहुत सारे स्टूडेंट मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो एक दूसरे की मस्ती करने के लिए बोलते हैं कि किसी को पूछता हूँ मैं व्हाट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक बंदा था मेरे क्लास में, नाम नहीं दूंगा, उसका फ्रेंड को मैंने पूछा कि भाई बताओ इम्पॉसिबल इवेंट। तो वो बोलता है सर इम्पॉसिबल इवेंट इज दोज इवेंट
कि भाई उसमें एक एग्जांपल दिया दैट XYZ स्टूडेंट, नाम नहीं लूंगा मैं, XYZ स्टूडेंट विल पास द मैथ्स एग्जाम, बट वो क्या सरकाज़म है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। पास तो होंगे सब, बट ऐसे एग्जाम्पल कभी नहीं लिखने का। हमें क्या श्योर एग्जाम्पल, श्योर शॉर्ट एग्जाम्पल लिखने के भाई यही होगा। अब जैसे मान लो कि भाई धूप लगी हुई है और आप बोलो कि इट विल रेन ऑन सनी डे, देर आर चांसेस एंड देर आर मेनी केसेस जहां पे सनी डे था फिर भी, सनी डे मतलब समझ रहे धूप निकली हुई थी फिर भी बारिश हो जाती है। सो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल नहीं लिखने के। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। 1 से ज्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, बिकॉज श्योर है भाई, उससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं 200% गारंटी के ये नहीं होगा, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है। रियल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0। किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, बोलने के भाई ये मुझे गारंटी है कि ये पास नहीं होगा, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पता है? -100%। ऐसे हम सरकाज़म में बोलते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इम्पॉसिबल इवेंट से लेके श्योर इवेंट तक के बीच में जो भी नंबर होता है, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके बीच में ही आती है। 1 मार्क के MCQ के लिए मोस्ट टाइम पे है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम कार्ड्स पे आ जाते हैं, जुगारी बनते हैं। ठीक है, सीखना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस पे ही है। अ डेक ऑफ कार्ड हैज हाउ मेनी कार्ड्स? 52। उसके 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं। सब लोग अभी वो 3 पत्ती तो खेले ही होंगे, नवरे बैठे काम क्या है। ठीक है, अब रेड में भी 2 बाइफर्केशंस हैं। एक होता है हार्ट्स जिसके 13 कार्ड और दूसरा होता है डायमंड जिसके भी 13 कार्ड। ब्लैक में भी 2 बाइफर्केशंस होते हैं, एक होता है क्लब जिसके 13 कार्ड और एक होता है स्पेड जिसके भी 13 कार्ड। अब देखो हार्ट का शेप तो आपको पता ही है, हार्ट शेप्ड होता है। डायमंड शेप्ड। क्लब का शेप है ना 3 पत्तों की तरह होता है, ऐसा होता है। और स्पेड का शेप ऐसा होता है, स्पेड का शेप, ये हार्ट का शेप और ये डायमंड का शेप, ऐसे होते हैं कार्ड्स। ठीक है, ओके। बट उसके अंदर भी छोटे छोटे बाइफर्केशंस होते हैं। आपने देखा होगा जनरली कार्ड्स कोई भी एक, ये देखो टोटल 4 हो गए कार्ड्स में, आप देखोगे तो ये होता है S, इक्का जिसको बोलते हैं, फिर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर होता है जैक, जोकर नहीं है जैक है, फिर होती है क्वीन और फिर होते हैं किंग। टोटल कितने कार्ड्स? 13 कार्ड्स। देख लो। अब इसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं 3। ये जो 3 है ना हमारी, ये 3 होते हैं फेस कार्ड्स, और ये जो बाकी 10 है ना वो होंगे नॉन फेस कार्ड्स। तो आप बोलोगे सर ए भी नॉन फेस? हाँ, ए का भी नॉन फेस, उसका देखो कोई फेस नहीं होता है, फेस सिर्फ 3 में होता है, जैक, क्वीन और किंग में। तो नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? 10। इसमें भी फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 और नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? 10। इसमें भी फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 और नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? 10। इसमें भी फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 और नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? 10। क्लियर हो गया? सो चेक करोगे तो देयरफॉर टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? चेक करो, 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे 4 होंगे तो 12, और टोटल नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे? तो 40, दोनों को ऐड करो, 52 हो गए। सो दिस इज व्हाट बाइफर्केशन इज, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। आई होप किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवा दिया। रेड ब्लैक, रेड में 2 हार्ट्स एंड डायमंड्स, ब्लैक में 2 क्लब एंड स्पेड, हर एक के अंदर 3 फेस कार्ड, 10 नॉन फेस कार्ड, 3 10 और टोटल फेस कार्ड्स 12 और नॉन फेस कार्ड 40। क्लियर हो गया? पक्का? प्लीज पॉज द वीडियो, पहले ये लिखिएगा, ये मोस्ट टाइम पे, और उसके बाद ये सारा लिखेगा ताकि हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो एग्जाम्पल 4 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है।
क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 4, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 4 बता रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकालो, 52 में से एक कार्ड, जैसे जादू वाला होता है ना, 52 कार्ड्स में से बोलेगा एक कार्ड चूज करो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इवेंट, ए इवेंट, कार्ड विल बी एन एस। अब सबसे पहले टोटल आउटकम तो लिख लें। टोटल आउटकम जल्दी से बताओ कितने होंगे बेटा, मम्मी को भी सुनाई दे उतने, 52 कार्ड्स। क्यों, एक डेक में तो 52 ही होता है। ओके, सो ए कार्ड विल बी एन एस, एस मतलब इक्का। डन, किसी को कुछ प्रॉब्लम? श्योर, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही कितना होगा, एस, एस मतलब इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक स्पेड का। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 52। सो आंसर कितना आएगा, 1/13। ऑल क्लियर, किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का, श्योर, आगे बढ़े। नंबर 2 बी, कार्ड विल नॉट बी एन एस। कार्ड इक्का नहीं होगा, वही फाइंड करना। देख लो क्या लिखा है, कार्ड विल नॉट बी एन एस। नॉट बी एन एस मतलब देखो, ओके लॉजिकल। अभी इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से या एक नॉर्मल। कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका क्या है कि 1 में से उसको क्या करो, दोनों मेथड में कराऊंगा। पहला क्या तरीका, 1 में से उसको a माइनस कर दो, क्योंकि नॉट है ना, देखो इसलिए। सो 1 - 1/13, एलसीएम लो 13 - 1/13, तो आंसर आएगा 12/13। और P ऑफ B, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 इक्के निकाल लो तो बाकी सारे नॉट एन एस होंगे। नॉट एन एस मतलब कितना हो जाएगा, 48/52। तो आंसर कितना आएगा, 12/13। हो गया सेम, दोनों से आंसर सेम निकला। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 players संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच। संगीता एंड रेशमा, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच एस, संगीता wins the match। तो P ऑफ S ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में रीड करो, देखो कितना दिया हुआ है बेटा, 0.62। इतने चांसेस है कि संगीता जीतेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, R। रेशमा wins the match। ओके बेटा, स्मार्ट बनने का और स्मार्ट नहीं बनने का मैं रीजन बताता हूं। 2 प्लेयर हैं, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा, फाइनल्स होती है, फाइनल्स। नॉर्मल केस में, यहां पे हम नॉर्मल केस की बात करें, ऐसा नहीं कि टाई होगी, नो, या तो संगीता जीतेगी या तो रेशमा। सो एक लॉजिकल बात सोचो कि भाई संगीता के जीतने के चांसेस 0.62 है, दोनों के जीतने के चांसेस क्या होंगे, मिलके 1, या तो संगीता जीतेगी या तो रेशमा जीतेगी। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, सबका एडिशन होके क्या आता है, 1। ये बात आप भी जानते हो, सबकी प्रोबेबिलिटी। अगर 2 लोग खेल रहे हैं तो इसके जीतने के चांसेस, मतलब मान लो कि मेरे जीतने के चांसेस 30% है, तो मतलब 70% है कि मैं हार रहा हूं। तो मेरा जो ओपोनेंट होगा उसके जीतने के चांसेस क्या होंगे, 70%, क्योंकि जितने मेरे हारने के चांसेस उसके जीतने के चांसेस ज्यादा। मैं हारूंगा 30% तो वो जीतेगा 70%। क्लियर हो गया। सो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो भाई संगीता, अगर मैं जीतूंगा 30% तो वो जीतेगा क्या, 70%, तभी तो मिलकर 100% होगा ना। और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। संगीता के जीतने के चांसेस कितने हैं, 0.62 प्लस P ऑफ R इज इक्वल टू 1। उस साइड जाएगा तो P ऑफ R इज इक्वल टू 1 - 0.62। अब देखो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, फालतू की मिस्टेक मत करिएगा इधर। बच्चों को ये पॉइंट वाला डिजिट भी माइनस करना नहीं आता है। 1 - 0.62 कितना होगा, 0.38 होगा। माइनस करना सीख लेना। 4 8 लिख के आता है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 और 8, गलती मत करियो ऐसी, ठीक है। एग्जाम्पल 6 चेक करो। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैं डिटेल में समझाऊंगा। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, देख लो एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। और देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि इग्नोरिंग अ लीप ईयर। अब यहाँ पे बर्थडे की बात चल रही है तो लीप ईयर को छोड़ दो, नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर कितने होते हैं, 365।
तो देयरफॉर टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 365। अब सबसे पहले इवेंट ए, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे। ओके, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मेरा बर्थडे 1 जनवरी को है, एक्चुअली नहीं है बट मान लेते हैं 1 जनवरी को है। मेरा एक फ्रेंड है, बाजू में खड़ा है मेरे, तो हम दोनों का बर्थडे अलग हो तो उसके लिए उसका बर्थडे क्या होना चाहिए? 1 जनवरी को छोड़ के, 1 जनवरी मतलब एक ही दिन, उसको छोड़ के बाकी टोटल कितने दिन होंगे? 364। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर उसका भी बर्थडे 1 जनवरी को होगा तो दोनों का बर्थडे क्या हो जाएगा? सेम। बट 1 जनवरी को छोड़ के 2 जनवरी, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, कुछ भी जनवरी, फरवरी पूरा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी दिन हो, हम दोनों का बर्थडे क्या होगा? अलग होगा। सो एक दिन को छोड़ के बाकी सब दिन में से कोई भी एक दिन होगा उसका अलग अलग बर्थडे होगा हम दोनों का। सो 365 में से एक दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे हो, या मेरी जगह उसको पकड़ लो, उसका बर्थडे मान लो 31 दिसंबर को है, तो उसके अलावा कोई भी दिन मेरा बर्थडे हो तो हम दोनों का बर्थडे क्या होगा? अलग होगा। तो 365 में से एक दिन निकालो तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 365। और टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 364। क्यों 364 लिखा पता चला बेटा? क्योंकि अगर हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन हुआ तो कोई मतलब नहीं है, वो एक दिन को छोड़ के बाकी कोई भी दिन। सेकंड हमें वही फाइंड करना है, बी, बोथ हैव सेम बर्थडे। सेम बर्थडे मतलब मेरा 1 जनवरी को तो उसका भी 1 जनवरी, मतलब एक ही दिन हुआ। मान लो उसका 31 दिसंबर को है तो मेरा भी 31 दिसंबर को एक ही हुआ। ऐसा कोई भी दिन पकड़ लो तो एक ही दिन होगा जब हम दोनों का बर्थडे क्या होगा? सेम होगा। सो पी ऑफ बी क्या हो गया? 1/365। और चेक कर लो ये उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला भी लिख सकते हो। बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, दैट इज नॉट सेम बर्थडे, बोथ हैव सेम बर्थडे, नॉट डिफरेंट बर्थडे, नॉट हुआ ना, नॉट। क्लियर हो गया? आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देख सकते हो एग्जाम्पल 7 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है दिखने में, बाकी कुछ सॉल्व करने में नहीं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ हुम 25 आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। उसमें से गर्ल्स कितनी है? 25। बॉयज कितने हैं? 15। टोटल 40 हो गए। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट मतलब 40 में से किसी एक को चूज करना है। सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। हर एक सेपरेट कार्ड में छोटे छोटे जो चिट्स होते हैं उसमें लिख के फिर फोल्ड कर दिया। क्या किया? एंड द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, ऐसा नहीं एक चिट बड़ी एक चिट छोटा, एक कार्ड बड़ा एक कार्ड छोटा। देन सी पुट्स कार्ड इन अ बैग, बैग के अंदर डाल दिया, अच्छे से स्टर किया, मतलब मिक्स कर दिया थोरोली ताकि कोई चीटिंग ना हो। सी देन ड्रॉज वन कार्ड, उसमें से एक कार्ड निकाला, वो क्या होगा? क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर जिसको बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल? तो सबसे पहले इवेंट ए नाम देते हैं, नेम रिटन ऑन कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल। So P of A, name written on card, is the name of a girl. तो बेटा अंदर कितनी चिट्स थी टोटल? जितने स्टूडेंट है उतने, मतलब 40 स्टूडेंट्स की चिट है। एक कार्ड निकाला, वो किसका निकला? गर्ल का। ठीक है, तो गर्ल्स में से हमारे पास टोटल कितनी गर्ल्स है? 25। उसमें से किसी एक का भी नाम आ सकता है। सो क्या होगा? 25/40। दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 से कट करोगे तो ये होगा 5 और ये होगा 8, 5/8 हो गया। नंबर 2 क्या बोला है? नेम, देख लो बोर्ड पे लिखा हुआ, नेम रिटर्न ऑन कार्ड इज द नेम ऑफ अ बॉय। सो P of B, बॉय कितने हैं? 15 अपॉन कितना? 40, कट करोगे तो कितना आएगा? 3/8। डन, सिंपल। ओके, आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल 8 देखो तो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू
white 2 and red 4. सो टोटल कितने होंगे 4 + 5 9. हमें क्या फाइंड करना है? इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और मार्बल आपको पता है सब सेम शेप और साइज की होती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट मार्बल? फर्स्ट इवेंट ए, द मार्बल इज व्हाइट. ओके, या इवेंट इस हिसाब से भी लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हो. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मार्बल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इज व्हाइट. अब ध्यान से सुनना बेटा, टोटल आउटकम्स तो 9 ही होंगे. अब देखो व्हाइट कितनी है हमारे 3 2 और 4, तो दो मार्बल में से कोई भी निकल सकती है, तो आंसर आया 2/9 नंबर 2. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं पता? बहुत सारे ऐसे आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन को टक्कर देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो 2/9 की जगह 9/2 लिख के आते हैं. अरे भैया 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी की होगी नहीं तो उल्टा क्यों लिख रहे हो? टोटल नीचे और फेवरेबल ऊपर, एक ही चीज दिमाग में फिट करनी है. ठीक है, तो भाई इसमें अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, कोई नौकरी पे लग जाओ या कोई मजदूरी करो. कम से कम 400-500 तो दिन का कमाओगे मजदूरी और नौकरी में, आराम से कमाओगे. फिर दूसरा, मार्बल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. अब दूसरा किसका है? ब्लू. ठीक है, सो P ऑफ B. ब्लू कितने हैं देखो तो, ब्लू के 3 है, सो कितना आएगा 3 अपॉन टोटल तो 9 ही है, सो 1/3. और तीसरा C, मार्बल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इज रेड. येलो तो है ही नहीं, सो रेड. तो P ऑफ C रेड के कितने हैं? 4/9. हो गया क्लियर इतना? किसी को भी कुछ डाउट? डन. एग्जाम्पल 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है. हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन, एक और 2 कॉइन, एक कॉइन और 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, मतलब बारी बारी से. मान लेते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ, देखो मान लो एक 1 रुपए का कॉइन है और दूसरा 2 रुपए का कॉइन है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड. ओके, सबसे पहली बात तो 2 कॉइन टॉस करोगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? ओके, एक कॉइन टॉस करते तो उसके कितने आउटकम्स होते हैं? 2. तो 2 कॉइन के 4, 3 कॉइन के 6. गलत, यहां पे याद रखना है. ठीक है, वो मैं आपको जब लास्ट एग्जांपल होगा तब समझाऊंगा. अब मान लेते हैं कि पहली बार कॉइन टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो हेड या टेल. ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम का. दूसरी टाइम टॉस किया तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है. तो देखो फर्स्ट पे हेड हो सकता है और सेकंड पे भी हेड हो सकता है, या तो फर्स्ट पे हेड हो सकता है और सेकंड पे टेल हो सकता है, या तो फर्स्ट पे टेल हो सकता है और सेकंड पे हेड हो सकता है, या तो फर्स्ट पे टेल हो सकता है और सेकंड पे टेल हो सकता है. कितने आउटकम्स हुए? 4. ऐसा नंबर ऑफ आउटकम्स डिसाइड होता है. क्लियर हुआ बेटा सबको? पक्का? ठीक है, चलो. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इधर कितने होंगे हमारे? जल्दी से बताओ. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? HH, HT, TH और TT. मतलब फर्स्ट पे हेड तो दूसरे पे हेड, फर्स्ट पे हेड तो दूसरे पे टेल, ऐसे. सो टोटल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे 4. अब बोलोगे सर 1 रुपए का कॉइन और दूसरा 2 रुपए. भाई कॉइन में हेड टेल तो होगा, वो चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, उसमें हेड टेल तो होंगे ही ना. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट C गेट्स एटलीस्ट वन हेड. इवेंट A, C गेट्स एटलीस्ट वन हेड. अब ये जो वर्ड है ना एटलीस्ट वन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए. यहां पे लिख रहा हूं एटलीस्ट वन हेड, मतलब या तो 1 हेड और 2 हेड, दोनों केस इसमें चलेंगे. एटलीस्ट 1 बोला है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम उतने होने चाहिए. तो ज्यादा से ज्यादा 2 कॉइन टॉस किए तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड हो सकते हैं, 5 हेड तो होंगे नहीं. तो इसमें चेक करो, कम से कम 1 हेड,
और इसको दूसरी बात से हम बात करें तो एक हेड हो, एक हेड तो भी चलेगा और दो हेड हो तो भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ये नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज इसमें कोई हेड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके टोटल आउटकम लिख रहा हूँ, देखो एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है और टी एच, 3 हो सकता है। सो पी ऑफ ए कितना होगा बेटा? 3/4, एटलीस्ट 1 का मतलब, अगर एटमोस्ट 1 हो तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एग्जैक्टली 1 हो तो सिर्फ एक हेड। ओके, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं, वो हम करेंगे। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस बाद में देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 10 स्टार मार्क करा हुआ है, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी हम करेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या बोला है? इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। मतलब 2 मिनट के बीच में, मान लो ये 0 से स्टार्ट करके 2 मिनट के बीच में कहीं पे भी म्यूजिक स्टॉप करना है विद इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, मतलब इतने टाइम में म्यूजिक स्टॉप होगा, इतने टाइम में उसकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 2, और हमें किसके लिए फाइंड करना है? हाफ मिनट के लिए। तो क्या लिखेंगे? इवेंट ए, म्यूजिक स्टॉप्स इन हाफ मिनट। सो पी ऑफ ए का फॉर्मूला ध्यान से सुनिए बेटा, कितने टाइम में स्टॉप करना है, मतलब फेवरेबल टाइम हमारे पास कितना है? हाफ मिनट, और हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 2। सो ये 2 पता है ना, सीधा नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सीधा नीचे जाएगा। सो कितना हो जाएगा? 1/4। समझ में आ गया? उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। ये देखो 0, हाफ, 1, ये 1.5 और 2, मतलब हमारे पास एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, टोटल 4 जगह है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाफ मिनट में, मतलब ये पहली एक में हमें खत्म करना है, और हमारे पास ऑप्शन है 4, तो देखो 1/4 हो गया। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम एग्जाम्पल 11 है। देखो तो एग्जाम्पल 11 बेटा क्या दिया हुआ बोर्ड में आपके सामने? अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर। फिगर भी दिया हुआ है, देख लो, फिगर भी साथ में दिया हुआ है। क्रैश्ड इन द रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन आप देख सकते हो, देखो कि कहां पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, उस पूरे एरिया में देखो, ये रेक्टेंगल का शेप ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे छोटी सी लेक है। ये पूरा क्या है? फॉरेस्ट है, और ये है पूरा लेक। अगर आप देखो तो ये कितना है? सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये टोटल कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर। तो ये कितना है? 3 किलोमीटर। ये टोटल कितना है? 4.5 किलोमीटर। और ये कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 2.5, क्योंकि रेक्टेंगुलर लेक है तो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। सो ये 4.5 है तो इसमें से 2 गया तो 2.5, ये 9 है तो ये भी 9, तो 6 में से गया तो 3। सो एरिया ऑफ टोटल क्या दिया हुआ है? कहाँ पे मिसिंग है? क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, जल्दी से बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है उसकी? 9 इंटू ब्रेथ कितनी है? 4.5। ठीक है, तो 9 इंटू 4.5 36 एंड 4 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ लेक, हम क्यों एरिया ऑफ लेक ही फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि वो लेक में गिरा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो लेक का एरिया क्या होगा? 3 इंटू 2.5, 3 2 जा 6 एंड 7.5 किलोमीटर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़े बेटा, क्वेश्चन आप ऐसे स्टार दिया हुआ है तो मोस्ट टाइम पे ऐसा नहीं होता है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। देखो आपके पास इतना एरिया है और इतने एरिया में वो खो जाना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। तो क्या होगा? इवेंट ए नाम देंगे, दैट द हेलीकॉप्टर crashed in a lake. So P of A फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल मतलब लेक में गिरा हो उसका एरिया कितना है? 7.5 अपॉन टोटल, मतलब हमारे पास ढूंढने के लिए एरिया कितना है? 40.5। देखो दोनों में एक एक पॉइंट है तो उड़ा दो, 75/405। दोनों को 5 से कट करो, ये होगा 15, इसको भी 5 से कट करो, सो ये होगा 81। अभी भी इसको किससे कट करो?
3 से कट करो, ये होगा 5 और 3 से कट करो 27, तो 5/27 इज योर आंसर। 5/27 इज योर आंसर। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये लेक्चर का, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल 13 बाकी रहेगा और एक्सरसाइज बाद में करेंगे। एग्जाम्पल 12 देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, टोटल शर्ट्स कितने हैं? 100, ऑफ विच 88 आर गुड। गुड कितने हैं? 88। 8 है माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट वाले कितने हैं? 8। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, 4। टोटल मिला के 100 हो गए। अब सुनिएगा, जिमी अ ट्रेडर, एक ट्रेडर है जिसका नाम जिमी है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर ऑफ गुड, मतलब वो गुड क्वालिटी के शर्ट्स ही एक्सेप्ट करेगा। वेयर एज बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट, मतलब वो किसको रिजेक्ट करेगी? विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। सिंपल सी बात है। तो जिमी कौन से शर्ट लेगा? ओनली गुड। सुजाता कौन से शर्ट लेगी? तो मेजर डिफेक्ट वाले को निकाल लेगी, मतलब वो गुड एज वेल एज माइनर दोनों लेगी। हमें क्या फाइंड करना है? One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? तो इवेंट ए नाम लेते हैं। इवेंट ए, शर्ट ड्रॉन इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी किसको एक्सेप्ट करेगा? जल्दी से बताओ। जिमी वही शर्ट को एक्सेप्ट करेगा जो गुड क्वालिटी का है। गुड मतलब 88 अपॉन टोटल कितने हैं? 100। ठीक है, इसको आप कट करोगे तो क्या लिख सकते हैं? 0.88। पॉइंट में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी वो लिख सकते हो। नंबर 2 बी, क्या बोला? इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, शर्ट ड्रॉन इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो पी ऑफ बी बताओ। सुजाता कौन से शर्ट एक्सेप्ट करेगी? जो मेजर डिफेक्ट के नहीं होंगे, मतलब इसको निकाल दो तो बचे क्या? गुड की भी एक्सेप्ट करेगी और माइनर डिफेक्ट वाले भी वो बोलेगी ठीक है मैं ले लूंगी। तो 88 प्लस 8 कितने होंगे? 96/100, 0.96। बस प्रोबेबिलिटी पूरा ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल 13 है वो, और उसके बाद की एक्सरसाइज भी ले लेंगे, और उसके बाद हम ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी 6 क्वेश्चन हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, वो भी ले लेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लग रहा होगा। मैथ्स का लास्ट चैप्टर है, इसलिए ऐसे मत समझने का भाई हो तो करें, ना हो तो कुछ भी नहीं करें, बट ये सबसे स्कोरिंग है। सो प्लीज स्टडी वेल एंड टेक केयर। चलो बाय बेटा।